Okay, children. So today I will tell you about the atomic masses of atoms. So first of all, you need to understand what is atomic mass. Atomic mass होता क्या है? Atomic mass किसको कहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, अगर आपको किसी भी चीज़ का मास मेज़र करना होता है तो आप किस तरह से करते हैं? जब भी आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आप बोलते हैं 1 kg पोटैटो दे दो, तो वो क्या करता है? एक तरफ वेट रखता है, एक तरफ पोटैटो रखता है और आपको दे देता है। 1 kg आपने मान लिया, तो क्या वो एग्जैक्ट 1 kg होता है? नहीं। हम क्या करते हैं, हम हमेशा रिलेटिव मास निकालते हैं। किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट मास हम नहीं निकाल सकते, हम हमेशा रिलेटिव मास निकालते हैं। उन्होंने 1 kg का वेट एक तरफ रखा और 1 kg पोटैटो एक साइड में रखे, तो आपको जो मास निकल कर आ रहा है, आपने कहा चलो ये 1 kg हो गया, है ना? तो आप हमेशा क्या निकालते हैं? रिलेटिव मास, एग्जैक्ट मास नहीं निकालते। ऐसा लंदन में एक प्लेटिनम के वेट्स रखे हुए हैं एक लैब में, उनको कंसीडर कर लिया गया ये 1 kg का है, तो हमने भी मान लिया, उसी के बेसिस पर सारे वेट तैयार कर दिए गए। तो हमेशा हम लोग रिलेटिव मास निकालते हैं। एटॉमिक मास जो भी निकाले गए हैं, जितने भी एटम्स के मास निकाले गए हैं, एटम तो बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, आँखों से तक नहीं दिखता, तो उन सभी के जो मासेस निकाले गए हैं वो भी सब रिलेटिव मास हैं। अब किससे रिलेट किया गया होगा, है ना? अपना अगर मास निकाल रहे हैं हम लोग तो हम लोग वेट रख लेते हैं, लेकिन एटम का मास निकालने के लिए किसी चीज़ से तो उसको रिलेट किया गया होगा, कुछ तो रखा गया होगा, तो वो क्या चीज़ होगी, है ना? तो साइंटिस्ट ने रिलेटिव मास निकालने के लिए, बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सभी लोग बेटा टाइम पर आया कीजिए। ओके, तो हम लोग हमेशा रिलेटिव मास निकालते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया है, कार्बन 12 को यूज़ करके हमें रिलेटिव मास निकालने में हेल्प की। तो कार्बन 12 का यूज़ करके हम रिलेटिव मास निकालते हैं, है ना? बात समझ रहे हैं? हमेशा कार्बन 12 का यूज़ करके आप क्या निकालते हैं? रिलेटिव मास। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि किसी भी एटम के मास को हम लिखते कैसे हैं। जैसे अगर आप किसी का मास लिखना चाहो, जैसे हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप लिखते हो 1U, है ना? आजकल हम लोग U यूज़ करते हैं, ये पहले लिखा जाता था AMU, जिसको कहते थे एटॉमिक मास यूनिट। AMU मीन्स एटॉमिक, M मीन्स मास और U मीन्स यूनिट। लेकिन आजकल क्या है, इसको चेंज करके U कर दिया गया है ना? आजकल शॉर्ट में लिख देते हैं 1U। 1U, U क्या है? व्हाट इज दिस? ये है यूनिफाइड मास, है ना? तो U को यूनिफाइड मास कहते हैं और AMU को एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें इसको डिफाइन करना है, एटॉमिक मास यूनिट। ये जो वर्ड यूज़ किया गया यहाँ पर AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, इतना लंबा, तो ये क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है क्या? एक्चुअली अगर एटॉमिक मास यूनिट को आप डिफाइन करते हैं, AMU को, AMU इज इक्वल टू, इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। 1/12 मतलब कार्बन 12 के मास का 1/12, मतलब 1/12 कर दोगे कार्बन 12 का जो भी मास होगा, तो आपका निकल आएगा AMU, ठीक है? और इसका यूज़ करके हमने रिलेटिव मास निकाले हैं। जितने भी मासेस निकाले हैं वो सारे रिलेटिव मास हैं, कोई भी एग्जैक्ट मास नहीं है। और उनको किससे मेज़र किया है, किसकी हेल्प से मेज़र किया है? इसकी हेल्प से।
इसकी हेल्प से मेज़र किया गया है। आप जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे 11th 12th में, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। अभी आपके सिलेबस में जितना है उतना ही बताया जा रहा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। आप कार्बन 12 से ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना, वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे कि आप सोच रहे होगे सर ये कार्बन 12 ही क्यों लिया गया, कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं लिया गया, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट ने सोचा बहुत, उन्होंने बहुत सोचा कि हम हाइड्रोजन को ले लें, है ना। हाइड्रोजन सबसे मतलब बोलते हैं ना बहुत सबसे छोटा एलिमेंट माना गया था, उसका एटॉमिक नंबर भी 1 था। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, आप क्लास में किसी को अगर मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो क्लास में क्या करेंगे आप? क्लास में क्या आप उस बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा शैतान होगा? नहीं। क्या आप उस बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे जो बहुत शांत रहता होगा, चुपचाप बैठा रहता होगा? नहीं, है ना। क्या उस बच्चे को मॉनिटर बनाएंगे जो स्कूल ना आता हो? नहीं, है ना। तो साइंटिस्ट ने भी यही क्राइटेरिया चूज़ किया। साइंटिस्ट ने देखा कि सबसे पहले तो वो एलिमेंट जो ना तो ज़्यादा रिएक्टिव था, ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब ज़्यादा शैतान, है ना, और ना ही कम रिएक्टिव था। कम रिएक्टिव का मतलब चुपचाप बैठा वाला, शांत बैठा रहता है, मतलब ही नहीं किसी से, है ना। ना तो ज़्यादा रिएक्टिव ना ही कम रिएक्टिव, और जिसकी अबेंडेंस, जिसकी नेचर में परसेंटेज ठीक ठाक हो, है ना, नेचर में मिल जाता हो, ऐसा एलिमेंट चूज़ किया जो नेचर में पाया जाता हो। अब आप ऐसे बच्चे को तो मॉनिटर बनाओगे नहीं जो 30 डेज़ में 20 डेज़ स्कूल ही ना आए, है ना। तो ऐसे एलिमेंट को चूज़ किया जिसकी अबेंडेंस अच्छी थी, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं था, कम रिएक्टिव भी नहीं था, है ना, मॉडरेट था, बीच का। तो वो था एलिमेंट कार्बन। अच्छा, जिसके क्लास, अच्छा एक बात बताइए, आप ऐसे बच्चे को भी मॉनिटर नहीं बनाएंगे जिसके भाई बहन पढ़ते हो क्लास में 4-5, है ना। तो कार्बन के आइसोटोप्स हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर, ठीक है। कार्बन के आइसोटोप्स भी ज़्यादा उस समय नहीं थे, अभी तो 1 या 2 हैं, उनकी भी परसेंटेज बहुत कम है। तो उस समय कार्बन के आइसोटोप्स भी नहीं थे, इसीलिए कार्बन 12 को चूज़ किया गया। ये नंबर दिया गया जो स्पेशल, ये आपको याद रखना है। कार्बन 12 को एज बोल सकते हैं ना कि स्पेशल एलिमेंट की तरह चूज़ किया, और इसी से रिलेट कर कर सभी के मास निकाले गए, है ना। और AMU मैंने आपको बता दिया है, एटॉमिक मास यूनिट, इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, इट इज़ 1/12 of mass of carbon 12, okay, it is 1/12 of mass of carbon 12, clear। तो AMU means 1/12 of mass of carbon 12। AMU हम बोलते क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आगे डिस्कस किया जाएगा सीनियर क्लासेस में, है ना। तो अभी आप इतना समझ लीजिए कि AMU है क्या है, दिस इज़ एटॉमिक मास यूनिट। और आजकल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफाइड मास, यू से सिर्फ लिखते हैं, है ना। हर जगह आप इसको AMU नहीं लिखेंगे, यूनिफाइड मास लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन, यस व्हाट बेटा, क्या कह रहे हैं? ये माइनस नहीं है बेटा, ये माइनस नहीं है, ये डैश लगा हुआ है। कार्बन 12 है ना, ये माइनस नहीं है, डैश कार्बन 12 है ना, माइनस नहीं है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है दैट इज 1 यूनिट, ऑक्सीजन 16, कार्बन 12, ये सब रिलेटिव मास हैं, ये कोई एग्जैक्ट मास नहीं है, रिलेटिव मास है, दीज आर रिलेटिव मास। इसके अलावा नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, तो ये सब कुछ, सल्फर 32,
ये कुछ मासेस मैंने यहाँ लिखे हैं, आपके बुक्स में टेबल भी दी गई है, उस टेबल को आप लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 7 होता है, एटॉमिक मास 14, ओके, एटॉमिक मास 14 होता है नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर 7 होगा, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं, बुक में दी गई है, देख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स की। अब एटम्स के बारे में बातें ख़त्म हो गई हैं। हाँ, एस सल्फर, एस होता है बेटा सल्फर, एस मीन्स हाँ सल्फर 32, ओके। मॉलिक्यूल्स, नाउ आफ्टर डिस्कसिंग अबाउट एटम्स we'll talk about molecules. molecules क्या होते हैं, molecules कैसे बनते हैं। तो देखिए एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव। एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से वो हमेशा कंबाइंड होना चाहता है। कुछ एटम्स मिल जाते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एटम्स दे कंबाइंड विद अनदर एटम, ओके, एंड फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो कंबाइन होकर जब भी एटम्स कंबाइन हो जाएंगे तो वो जो चीज़ बनाते हैं, जो भी बनाते हैं वो मॉलिक्यूल बोला जाता है ना। व्हेन 2 or more atoms combined chemically, when 2 or more atoms combine chemically, then a molecule is formed. मॉलिक्यूल कब बनता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन होते हैं, कैसे? केमिकली, है ना, केमिकली कंबाइंड होते हैं तो बनता है आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मॉलिक्यूल आपके बेटा 2 तरह के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ molecules. These are of 2 types. Molecules of atom and second molecules of compounds. Molecules of atoms and molecules of compounds. अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये क्या, ये अलग अलग क्यों? मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या है? ध्यान से समझिएगा इसको। मॉलिक्यूल जो था वो बना कैसे? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हुए, कैसे? केमिकली कंबाइन हुए तो आपका बना क्या? मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल 2 तरह के हैं, एक तो है मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स और दूसरे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स एटम्स के एग्जांपल अगर लीजिए, आर्गन, नियॉन, हीलियम एटसेट्रा, ओके। सो दीज आर मॉलिक्यूल्स। हमेशा ये गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। आर्गन, नियॉन, हीलियम ये गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होंगे। यहाँ पर दूसरा एटम इसके साथ कंबाइन नहीं हुआ है, ये अकेले मिलते हैं, है ना। आर्गन, नियॉन, हीलियम ये क्या है? आपको अकेले मिलते हैं। इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है। ये किसी और एटम के साथ कंबाइन नहीं होते, ओके। ये गैसियस फॉर्म में मिलेंगे हमेशा, ये किसी भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं होते, किसी से रिएक्ट नहीं करते, लेकिन बोला इनको मॉलिक्यूल जाता है ना। मॉलिक्यूल ऑफ एटम इसीलिए बोला गया कि ये एटम ही हैं, ये सारे एटम्स हैं और
सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते। ओके, ये रिएक्ट नहीं करते और गैसेस के फॉर्म में हमेशा आपको मिलेंगे, है ना, गैसेस की फॉर्म में आपको ये नज़र आएंगे। हीलियम गैस आपने सुनी होगी, आर्गन गैस होती है, ये बल्ब में यूज़ की जाती है आर्गन गैस, नियॉन आर्गन ये है, बल्ब में यूज़ की जाती हैं गैसेस। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें आर्गन नियॉन यूज़ की जाती हैं। हीलियम गैस बहुत लाइट होती है, ये भी बलून्स में यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, रिएक्ट नहीं करती। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है आप सब होशियार हैं, बहुत अच्छा है, समझ में आ रहा है सभी को। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, तो इसमें H2O, CO2, MgO, बहुत सारे हैं, H2SO4 एटसेट्रा। दीज आर कंपाउंड्स, इनको आप क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स ही पढ़ते हैं ना। कंपाउंड्स भी तो जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, देन वी गेट अ कंपाउंड। ओके, सिमिलरली व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइंड केमिकली, देन वी गेट अ मॉलिक्यूल। इनको आप कंपाउंड भी कहते हैं, इनको आप मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ओके, सो दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर? दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, यहाँ तो एटम्स के फॉर्म में मॉलिक्यूल है, एंड दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ये कंपाउंड्स के फॉर्म में है ना, इनको भी आप मॉलिक्यूल ही कहते हैं। ठीक है, तो ये अकेले नहीं मिलेंगे, ये हमेशा कॉम्बिनेशन होगा, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन होगा, अगर वाटर देखा होगा। यस, जैसे कि आर्गन गैस एक नॉर्मल गैस है, तो इसी तरह से CO2 भी एक कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर CO2 कंपाउंड में क्यों आता है? आर्गन, बेटा आर्गन जो है ये हमेशा आर्गन के इस तरीके से रहेंगे, सिंगल, अकेले। जैसे आप गैस ले रहे हैं तो इसमें ऐसे आर्गन अकेला घूमता रहेगा इस तरीके से, है ना, इस तरह से गैसेस फॉर्म में। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मिक्स हैं, इसीलिए हम इसे कंपाउंड नाम दे रहे हैं। यहाँ पर इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? कंपाउंड। कंपाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड बना है, और इसको मॉलिक्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने आपको बताया कि मॉलिक्यूल तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं, तो उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। यहाँ पर ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ये कैसे केसेस हैं? एक्सेप्शनल, स्पेशल टाइप के केसेस हैं, जिसमें यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन करते ही नहीं, ये कॉम्बिनेशन नहीं करते, है ना, क्योंकि ये हमेशा फुल रहते हैं, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट रहती है, ये नहीं चाहते किसी से रिएक्ट करना, इनको कुछ नहीं चाहिए, खुश हैं ये अपने में, है ना। यहाँ पर रिएक्शन होती है तो ये कंपाउंड बनाते हैं, तो कंपाउंड भी मॉलिक्यूल ही होते हैं, है ना, कंपाउंड को मॉलिक्यूल ही बोलते हैं। तो इसलिए आपको लिखाया गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। दो तरह के हो गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स, एक एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, और दूसरे कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कंपाउंड के फॉर्म में मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं आपको, यहाँ पर कंपाउंड की फॉर्म में है। ठीक है, हाँ, तो इसको आप नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, बात करते हैं एक एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, ओके, एटॉमिसिटी देखिए, एटॉमिसिटी क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट in a molecule is called its atomicity.
एटॉमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में एटम्स का नंबर कितना है, कितने हैं एटम्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल when we talk about CO2, how many atoms are present in carbon dioxide? Okay, let's see. One atom of carbon and 2 atoms of oxygen. One atom of carbon plus 2 atoms of oxygen. So total number of atoms are 3. So its atomicity is 3. Okay, this is atomicity of carbon dioxide. Another example, H2SO4. Number of atoms, count number of atoms, 2 atoms of hydrogen plus 1 atom of sulfur plus 4 atoms of oxygen. Total number of atoms 4, 5, 6, 7. Atomicity. Okay. So atomicity means the number of atoms present in a molecule. जितने भी एटम किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी उतनी ही होती है ना। जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, अगर किसी में एक एटम प्रेजेंट है तो उसकी एटॉमिसिटी 1 होगी। हीलियम की अगर बात करें, व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? चैट बॉक्स में सभी आंसर लिखें, व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ हीलियम? हीलियम की एटॉमिसिटी क्या है? 1. बबली दो कैसे होगी बबली? 1। यहाँ पर सिर्फ अकेला है ये, इट्स एटॉमिसिटी इज 1, इसकी एटॉमिसिटी है 1। ओके, एटॉमिसिटी कितनी है? 1, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एटम है। HNO3, इट्स एटॉमिसिटी इज टेल मी। 1, 2, 3 इसकी देखिए, एक एटम है हाइड्रोजन का 1, एक एटम है नाइट्रोजन का, और 3 एटम्स हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के, तो एटॉमिसिटी होगी 5। एटॉमिसिटी ओके 5। वेरी गुड अंजलि, नम्रता गुड, सपना गुड, वेरी गुड। ओके, सो डोंट बी इन हरी, आंसर्स को बहुत सोच समझ के दें आप, कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसकी एटॉमिसिटी उतनी ही होगी। अगर यहाँ पर एक एटम अकेला था तो उसकी एटॉमिसिटी 1, यहाँ पर देखिए 1 एटम इसका, 1 इसका, और 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, टोटल 5 हो गए ना, तो एटॉमिसिटी कितनी हुई? 5। तो इट्स एटॉमिसिटी इज 5। ओके, क्लियर? यस यस। सर SO क्या है? SO की वो नंबर क्या है? SO3, SO3, SO2, 1, एक यहाँ हुआ एटम, और ये कितने एटम्स हैं टोटल? 3। 3 और 1 कितना हुआ? 4। एटॉमिसिटी कितनी हुई? 4। ओके, इसमें कितने एटम्स हैं? 2 और 1, ये कितनी एटॉमिसिटी? 3। ओके, एटॉमिसिटी आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एटॉमिसिटी, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए और आपको एटॉमिसिटी पता लग जाएगी। जिसकी भी नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे, जितने एटम्स होंगे उतनी ही उसकी एटॉमिसिटी होगी। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिए इसको, ठीक है।
Okay, now on the basis of atomicity, molecules are classified as monoatomic molecules. Monoatomic molecules are diatomic molecules, triatomic molecules, tetraatomic molecules, polyatomic molecules. Okay, monoatomic molecules, diatomic molecules, triatomic molecules, tetraatomic molecules and polyatomic molecules. मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देखते हैं. कौन सा है? मोनो मीन्स मोनो एटॉमिक, थोड़ी स्पेलिंग गलत हुई थी, दोबारा से लिख लें आप लोग. मोनो मीन्स सिंगल, है ना. मोनो मीन्स सिंगल एटम, जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो. एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख रखा है, हीलियम, नियॉन एटसेट्रा. ओके, दीज आर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, है ना, एक ही एटम है इसमें. अनदर डाई एटॉमिक, डाई मतलब दो एटम्स हों जिसमें, टू एटम्स. यस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस, CO एटसेट्रा. टू एटम्स हैं यहाँ पर. हाइड्रोजन के दो हैं, ऑक्सीजन के भी दो हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर भी दो हैं. दो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. ट्राई मतलब तीन. देखो ट्राई वाले ढूंढो, इसमें कितने हैं? 3, है ना. SO2, CO2 और O3 सुना है? ओजोन मॉलिक्यूल. O3 इज ओजोन मॉलिक्यूल. ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सोन नहीं, ओजोन. OZONE है ना. ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो ये ट्राई एटॉमिक. टेट्रा में देखो ये 4 हैं इसमें, SO3 है ना, SO3, इसमें 4 हो. और ढूंढिए जिसमें 4 एटम्स आते हैं टोटल, NH3 एटसेट्रा, है ना. तो ये सब टेट्रा एटॉमिक. देखिए 3 ऑक्सीजन के हैं, 1 सल्फर का है, तो 4 हो गए. हाइड्रोजन का वो है NH3 अमोनिया गैस, है ना. इसमें 3 हाइड्रोजन के हैं और 1 नाइट्रोजन का है, तो 3 और 1 कितना हुआ? 4. इसमें ऑक्सीजन के 3 हैं और 1 सल्फर का है, 3 और 1 4. पॉली एटॉमिक्स में 4 से ज़्यादा निकल जाए, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे बढ़ते चले जाओ पॉली एटॉमिक. लाइक H2SO4, HNO3, बहुत सारे हैं, CH4 एटसेट्रा. तो ये सब क्या है? पॉली एटॉमिक, है ना. पेंटा एटॉमिक, हेक्सा एटॉमिक वो नहीं लिखने की ज़रूरत है आपको. आप मेन याद रखिए, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा तक याद रखें.
ओके, टेट्रा एटॉमिक, इसमें S8 भी आ जाएगा, सल्फ़र मॉलिक्यूल। S8 क्या होता है? सल्फ़र मॉलिक्यूल, ये भी पॉली एटॉमिक में आएगा, है ना। इसकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? 8। सल्फ़र मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी होगी? 8। सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, इसकी मॉलिक्यूल कितनी होगी? इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बताओ बच्चों, बताओ। व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ SO3, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड? वेरी गुड। व्हाट इज़ द एटॉमिसिटी ऑफ सल्फ़र मॉलिक्यूल? सल्फ़र मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी होगी? सल्फ़र मॉलिक्यूल, ये सल्फ़र मॉलिक्यूल है, 8। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 8। ओके, नाउ आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट इट। ओके।